Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is pathophysiology of important diseases. Let's start from vitamin A deficiency. Vitamin A को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी डेफिशिएंसी को नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। अब उसमें पेशेंट में बाइटोट स्पॉट्स होते हैं। अब बाइटोट स्पॉट्स ये होती है कि जब विटामिन ए नहीं होगा तो एपिथेलियल सेल्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी। तो एपिथेलियल सेल्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी तो फिर कंजक्टिवा की एपिथेलियम है उसमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की वजह से जो स्पॉट्स बन जाएंगे दीज आर कॉल्ड बाइटोट स्पॉट्स। क्लियर? तो ये हम एक दफ़ा यहाँ से अंदर से देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने ये कहा था कि जो विटामिन है, विटामिन ए है, दिस इज़ कॉल्ड रेटिनोल या रेटिनॉइड्स वगैरह कहते होते हैं। अब जो विटामिन ए है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, रेटिनल विजुअल पिगमेंट का पार्ट होता है, एपिथेलियम सेल्स की डिफ्रेंशिएशन करवाता है और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया को प्रिवेंट करता है। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होगी, दिस इज़ कॉल्ड निक्टेलोपिया या ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। ज़ीरोफ्थैल्मिया को ड्राई आइज कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, स्किन ड्राई स्केली हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरोसिस क्यूटिस। और मैं हर दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो या विटामिन ए ज़्यादा हो जाए, इन दोनों कंडीशन के अंदर स्किन ड्राई स्केली हो जाएगी। ड्राई स्किन दोनों में है, चाहे ज़्यादा हो विटामिन ए या चाहे कम हो। इसके अलावा आइज ड्राई हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरोफ्थैल्मिया। कंजक्टिवा में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड बाइटोट स्पॉट्स। ये असल में केराटिन टैबलेट्स होते हैं, फोमी अपीयरेंस बनाती है। और जब ड्राई आइज होगी तो कॉर्निया डीजनरेट हो जाएगा, दिस कैन रिजल्ट इन केराटोमलेशिया और इम्यूनो सप्रेशन देखने को मिलेगी। क्लियर? अब जो विटामिन ए है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पर ओरल आइसोट्रेटिनोइन वो सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्नी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया M3 EML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की जो M3 टाइप होती है, दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, उसको ठीक करने के लिए आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इस्तेमाल होता है। अब विटामिन ए ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड सूडो ट्यूमर सेरिब्राई। नंबर 2 मैंने बताया था कि स्किन ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा लीवर डैमेज हो जाएगा, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन विच इज़ आल्सो कॉल्ड सूडो ट्यूमर सेरिब्राई। इसके अलावा विटामिन ए टेराटोजेनिक होता है, दिस इंटरफेयर विद होम्योबॉक्स जीन। ठीक हो गया? तो टेराटोजेनिक है तो ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट करवाता है और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी करवा देता है। दैट इज़ वाई कि अगर जब भी आपने एक्नी का ट्रीटमेंट देना है तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवाना है और 2 कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर देने हैं, बिकॉज विटामिन ए की वजह से क्लेफ्ट पैलेट और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी इन अल्कोहलिक पेशेंट गिवन ग्लूकोज। अब जो अल्कोहलिक वाले पेशेंट होते हैं या मेल नरिश पेशेंट होते हैं उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। दैट इज़ वाई इन पेशेंट के अंदर जब भी आपने ग्लूकोज देना है तो ग्लूकोज देने से पहले आपने थायमीन ज़रूर देना है, बिकॉज ग्लूकोज पहले दे दिया तो थायमीन की डेफिशिएंसी और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, पेशेंट को वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया? तो जब भी थायमीन की डेफिशिएंसी हो तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और अगर आपने ग्लूकोज दे दिया तो मज़ीद ATP डिप्लीट हो जाएगा और वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी कोर्साकॉफ साइकोसिस हो जाएगा। अब वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी में पेशेंट को ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस और एटेक्सिया होता है। CAN से रट्टा मार सकते हैं, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और निस्टैग्मस। और अगर पेशेंट में एमनीजिया के साथ कॉन्फैबुलेशन भी आ गया, कॉन्फैबुलेशन का मतलब है कि उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ था और वो अजीब व गरीब कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है टू कवर द मेमोरी लॉस, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फैबुलेशन। तो और वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर रट्टा मारना के 2 एरियाज डैमेज होते हैं, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस विच इज़ द मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड मैमिलरी बॉडी। इसके अलावा थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी बेरी होती है, वेट बेरी बेरी होती है।
ड्राई में CNS इन्वॉल्व होगा, वेट के अंदर आपका CVS आ जाएगा, ड्राई के अंदर पोलीन्यूरोपैथी एंड सिमेट्रिकल मसल वेस्टिंग होगी, और वेट बेरी में हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर पेजेट डिजीज ऑफ बोन या आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला की वजह से भी देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज पेलेग्रा इन मलिग्नेंट कार्सिनॉइड सिंड्रोम। अब पेलेग्रा में विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। रट्टा मारना कि जो नियासिन है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन भी बनता है। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो जो ट्रिप्टोफैन है वो सारा का सारा सेरोटोनिन बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और ट्रिप्टोफैन B3 के लिए अवेलेबल नहीं होगा। B3 की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होता है। एंड द पेशेंट ऑफ पेलेग्रा प्रेजेंट विद द डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। अब जो डर्मेटाइटिस होता है वो C3-C4 डर्मेटोम में होता है। दिस इज़ कॉल्ड केसल नेकलेस रैश या ब्रॉड कॉलर रैश। जो आपके फोटो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पेलेग्रा होता है वो हार्टनेप डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। सही हो गया। तो ये था हमारा पेलेग्रा इन मैलिग्नेंट कार्सिनॉइड डिजीज़ सिंड्रोम। बल्कि इसके बाद प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, जिसमें कवाशियोरकर और मेरेस्मस आता है। कवाशियोरकर में क्या होता है कि प्रोटीन्स की ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है एज़ कम्पेयर टू कैलोरीज। जब प्रोटीन नहीं है, एल्ब्यूमिन नहीं है, तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा, तो पेशेंट में एडिमा होगा, मतलब उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा। जब प्रोटीन्स नहीं है, एपोलाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी, तो लीवर क्या करेगा, लीवर में फैटी चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लीवर लाइपोप्रोटीन्स को बना नहीं पा रहा। तो क्योंकि एपोलाइपोप्रोटीन कम है, तो अगर फैटी लीवर हो, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो, एपैथिक चाइल्ड हो, तो आपने कहाँ पे जाना है, कवाशियोरकर की तरफ जाना है। सही हो गया। तो इसका निमोनिक क्या है, मील्स। एम से मैलन्यूट्रिशन, ई से एडिमा, ए से एनीमिया, एल से लीवर फैटी होगा, एस से स्किन चेंजेस लाइक हाइपर कैराटोसिस, डिसपिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। एक बात रट्टा मारना कि जो मेरेस्मस है उसमें कैलोरी डेफिशिएंसी होती है, कवाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। मेरेस्मस इन्फेंटाइल पीरियड में होता है, जबकि कवाशियोरकर जब होता है जब आप वीनिंग फेज में आते हैं, जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के दरमियान। मेरेस्मस में जो बच्चे की भूख है वो वोरेशियस होती है, बहुत ज़्यादा भूख होती है। कवाशियोरकर में एपिटाइट कम हो जाती है। मेरेस्मस में जो बच्चा होता है वो अलर्ट होता है, कवाशियोरकर में एपैथिक होता है। कवाशियोरकर में एडिमा और फैटी लीवर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हिस्स हम आगे चलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिडोसिस, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेपेटिक स्टीटोसिस। एक तरफ हमने पढ़ लिया कि अल्कोहल की वजह से B1 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा अल्कोहल की वजह से क्या कुछ देखने को मिलता है, तो रट्टा मारना कि जब भी अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है तो आपके पास NADH ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। जब NADH ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे है वो काम करना बंद कर जाते हैं, मतलब ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं चलेगी, तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। जब NADH ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो फैटी टिश्यू ज़्यादा बनेगा, तो लीवर में हेपेटिक स्टीटोसिस हो जाएगा। और साथ में जो पायरोवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये अल्कोहल की वजह से है। तो जब भी अल्कोहल होगी, अल्कोहल पहले कन्वर्ट होती है एस्टल्डिहाइड में, और एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसीटेट में। एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेसिस। एक बात रट्टा मारना कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग इज फोमीपिजोल। कौन सी ड्रग है, फोमीपिजोल। ठीक हो गया। जबकि एस्टल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है उसको इनहिबिट करने वाली डाइसल्फिराम आती है। क्लियर। और एक और बात रट्टा मारना कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है ये वो एंजाइम है जो मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल को भी कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। डेट इज़ वाई कि अगर पेशेंट को मेथनॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग है तो हम फोमीपिजोल देते हैं। सही हो गया। और जब अल्कोहल की वजह से क्या NADH ज़्यादा हो रहा है, तो NADH ज़्यादा होने की वजह से पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी। नंबर 2, ग्लूकोन्यूजेनेसिस कम हो रही है क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट सारा का सारा मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सैलो एसीटेट खड़ा हुआ, ठीक हो गया, जो कि सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं होगी। इसके अलावा जो एसिटाइल CoA है वो कहाँ पे ज़्यादा चला जाएगा, वो कीटोन बॉडीज़ को और फैटी एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया।
जिसकी वजह से हेपेटिक स्टीटोसिस आपको देखने को मिलेगी और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्पिरिन इंड्यूस हाइपरथर्मिया, कि एस्पिरिन की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एस्पिरिन की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक टिनाइटस, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है, इनिशियली रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और एस्पिरिन की वजह से हाइपरथर्मिया भी होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज जो एस्पिरिन होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अनकपल कर देती है विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी लेकिन उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, उल्टा हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन इंड्यूस हाइपरथर्मिया, क्योंकि एस्पिरिन क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। जब परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो सारे के सारे प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट कम होता है, ऑक्सीजन तो खर्च होती रहेगी लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जो अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है वो कौन कौन से एक करती है? मिमोनिक इज डेथ, डी से डाइनाइट्रोफिनोल, ई से एथेनॉल, ए से एस्पिरिन और टी एच से थर्मोजेनिन, जो कि ब्राउन फैट में देखने को मिलती है। कैसे, क्या मैकेनिज्म है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रोटॉन्स निकल गए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम हो गया, एटीपी नहीं बनेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन उससे हीट ही मिलेगी, एनर्जी तो मिलने वाली है नहीं। इसकी बात है हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अब हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है? एल्डोलेस बी। अगर फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंट हो दिस इज कॉल्ड फ्रुक्टोज यूरिया, लेकिन अगर फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो तो उसमें एल्डोलेस बी की डेफिशिएंसी होती है। जब एल्डोलेस बी की डेफिशिएंसी होगी तो जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है वो आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता, सारा का सारा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब ये जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है ये अपने साथ फॉस्फेट को लेके चला गया। अब ये जो हमारी पूरी बॉडी में फॉस्फेट की कमी हो जाएगी। जब फॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जब फॉस्फेट नहीं होगा तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग पाथवेज हैं वो नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों की दोनों क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। सही हो गया? तो ये हमने इधर से पढ़ लेना है। क्लियर? तो ये हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इसमें मेन यही है कि जो अवेलेबल फॉस्फेट है वो नहीं होता। जब हमारे पास फॉस्फेट अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों के दोनों काम नहीं कर सकेगी। जब काम नहीं करेगी तो पेशेंट में क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और लीवर में इकट्ठा हो गया सारा फ्रुक्टोज तो लीवर डैमेज होगा, तो जॉन्डिस, सिरोसिस, नोजिया, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे? जब आप फ्रुक्टोज वाली डाइट लोगे, लाइक फ्रूट जूस, हनी वगैरह, तो इनकी वजह से आपको देखने को मिलता है। अगर गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो दिस इज कॉल्ड क्लासिक गैलेक्टोसीमिया। इसके अंदर भी क्या होता है कि ग्लैक्टोज ये ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ लेकिन आगे यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं है। जब एंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनेगा तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सही हो गया? वंस अगेन लीवर डैमेज होगा तो हेपेटोमेगाली, जॉन्डिस होगा, बच्चों में कैटरैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया? दीज आर कॉल्ड ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। इसके अलावा ई कोलाई सेप्सिस आपको देखने को मिलेगी। अब जो हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है वो कब होती थी? जब आप फ्रूट जूसेस या हनी खाते थे, लेकिन क्लासिक गैलेक्टोसीमिया कब होगा? डेयरी प्रोडक्ट के लेने की वजह से। और पेशेंट में क्यों कैटरैक्ट होगा? बिकॉज जो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लैक्टिटोल के अंदर, और ग्लैक्टिटोल कैटरैक्ट करवा देता होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्लासिक गैलेक्टोसीमिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें ग्लैक्टिटोल आई में हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट हो गए। इससे पहले मैंने क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट बताया था जो कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होता था। ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट आपको देखने को मिलते हैं क्लासिक गैलेक्टोसीमिया के अंदर, जबकि सनफ्लावर कैटरैक्ट आपको देखने को मिलते हैं कॉपर विल्सन डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट इज़ कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें छोटी छोटी वेसल्स के अंदर माइक्रोवास्कुलर चेंजेस देखने को मिलती है विच कैन रिजल्ट इन कैटरैक्ट, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो लेंस
रेटिना और जो श्वान सेल्स होते हैं उनके पास एक एंजाइम नहीं होता, दिस इज कॉल्ड सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस। जब सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं होगा तो सोर्बिटोल टूटेगा नहीं, तो सोर्बिटोल इकट्ठा होता रहेगा, पानी को खींच लाएगा। क्लियर? तो रट्टा मार देना कि लेंस के पास आल्डोस रिडक्टेस एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है सोर्बिटोल में। ठीक हो गया? क्लियर? मतलब जो लेंस, रेटिना, किडनी और श्वान सेल्स, इनके पास ये आल्डोस रिडक्टेस एंजाइम तो होता है जो सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो फिर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि सारा का सारा सोर्बिटोल इकट्ठा होता रहेगा, और जो सोर्बिटोल होता है वो क्या करेगा, वो सोर्बिटोल पानी को खींच लाएगा, जिसकी वजह से कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी देखने को मिलती है इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। सेम इज़ अ केस ऑफ गलैक्टोज। जो गलैक्टोज होता है वो गलैक्टोज आल्डोस रिडक्टेस एंजाइम से गलैक्टिटोल में कन्वर्ट होता है, गलैक्टिटोल भी कैटरेक्ट करवा देता होता है। नेक्स्ट इज़ रिकरेंट नाइजीरिया बैक्टीरियमिया। अच्छा, यहाँ तक तो बायोकेम हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, सही हो गया। तो अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर, तो यहाँ तक थी बायोकेम। तो रिकरेंट नाइजीरिया इन्फेक्शन, तो बार बार नाइजीरिया का इन्फेक्शन आ रहा है, वाई? बिकॉज टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, जो कि मैक बनाती थी, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती थी, C5b से लेकर C9। तो अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो पेशेंट में रिकरेंट नाइजीरिया इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है C1 से लेकर C4, तो पेशेंट में रिकरेंट पायोजेनिक साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब साइनोसाइटिस, निमोनिया वगैरह। इसके अलावा जो C3b होता है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है ना, जिसकी वजह से अगर C3b नहीं होगा तो पेशेंट में एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, SLE हो जाएगा। अगर टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है तो रिकरेंट नाइजीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट में हेरिडेटरी एंजियोएडिमा हो जाएगा, क्योंकि जो C1 एस्ट्रेस होता है ये क्या करता है, कैलिक्रिन को इनहिबिट करता है। जब C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी, ब्रैडिकाइनिन ज़्यादा होगा और कॉम्प्लीमेंट्स को ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो C4 कम हो जाएगा और ब्रैडिकाइनिन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, ब्रैडिकाइनिन आपको एस इनहिबिटर्स की वजह से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, डैट इज़ वाई C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर डेफिशिएंसी या हेरिडेटरी एंजियोएडिमा के अंदर एस इनहिबिटर नहीं देने, क्योंकि दोनों के अंदर ब्रैडिकाइनिन ज़्यादा है। इसके अलावा एक डिजीज़ होता है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसके अंदर फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल PIG1 PIGA जीन इसमें डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल GPI एंकर नहीं बनता। जब GPI एंकर नहीं बनेगा तो फिर जो कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करने वाली प्रोटीन है वो ब्लड सेल्स के साथ अटैच नहीं हो पाएगी। मतलब इस जीन में डिफेक्ट आया, GPI एंकर नहीं बनेगा। जब GPI एंकर नहीं बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स अटैच नहीं हो पाएंगे, जिसमें डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जिसको CD55 कहते हैं, या मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस जिसको CD59 कहते हैं, ये दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। ये प्रोटीन्स नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करती है। जब कॉम्प्लीमेंट इनहिबिट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट सेल्स को उड़ा देंगे, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक हीमोग्लोबिनूरिया होगा, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, यूरिन डार्क कलर का हो जाएगा। इसके अलावा दिस इज़ द हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, तो पेशेंट में वीनस थ्रोम्बस हो जाएगी, लाइक हेपेटिक वेन के थ्रोम्बस की वजह से बुट-चारी सिंड्रोम हो जाएगा, पोर्टल वेन, सेरिब्रल डर्मल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। सही हो गया। तो ये था प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का मैकेनिज्म कि PIG1 जीन की म्यूटेशन है, GPI एंकर नहीं बनेगा, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD55 या मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस CD59 ये अटैच नहीं हो पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो टाइप 1 है दिस इज अ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक कहते हैं, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, टाइप 4 को डिलेड टाइप बोलते हैं। मतलब इसका निमोनिक है एसिड,
क्लियर। अब जो टाइप ए है दिस इज़ एलर्जिक या एटॉपिक होती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि इनिशियली जो विद इन द मिनट्स जो एंटीजन होते हैं वो मास्ट सेल के ऊपर IgE की क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। जब मास्ट सेल्स के ऊपर IgE की क्रॉस लिंकिंग होती है तो मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं और उन ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन और ट्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक हो गया। और लेट इफ़ेक्ट्स क्या हो गए? लेट इफ़ेक्ट्स में इनिशियली तो मास्ट सेल्स अपने ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करता था जिसमें हिस्टामिन होता था, लेकिन कुछ घंटों के बाद मास्ट सेल कीमोकाइंस प्रोड्यूस करेगा। वो ईओसिनोफिल्स को अपनी तरफ बुला लेंगे। ईओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं और ल्यूकोट्राइंस इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करवा देते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो टाइप 1 होती है दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फास्ट। क्लियर, एनाफाइलैक्सिस वगैरह करा देती हैं। इसको टेस्ट करने के लिए स्किन की टेस्ट करते हैं या ब्लड में एलाइजा कराते हैं फॉर IgE लेवल्स। इसके एग्जांपल क्या है? एनाफाइलैक्सिस फॉर फूड, ड्रग्स लाइक एनसेड, पेनिसिलिन्स एंड बी स्टिंग एलर्जी, एलर्जिक एस्थमा। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है या इन्फ्लेमेशन करवाती है या सेलुलर डिसफंक्शन करवाती है, मतलब सेल को डिस्ट्रॉय करवा दिया, सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जाम्पल इज़ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, जो कि ड्रग्स की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी ड्रग होती है जो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करवाती है? आंसर इज मिथाइल डोपा। क्लियर, या ITP ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। कभी कभार जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सेल के सरफेस पे जाके बाइंड करती है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, इन्फ्लेमेशन करवा देती है। फॉर एग्जांपल गुड पास्टर सिंड्रोम जिसमें हिमोप्टिसिस हिमोचूरिया होगा, रिमेटिक फीवर जिसमें जॉन्स क्राइटेरिया होता है, एंड हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जिसमें पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है। कभी कभार एंटीबॉडीज़ सेल को डिसफंक्शन कर देती है, या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है या रिसेप्टर को ही फारिग कर देती है। फॉर एग्जांपल माइस्थेनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के खिलाफ बनती है। ग्रेव्स डिजीज़ में एंटीबॉडी TSH के रिसेप्टर के खिलाफ बनती है। पेम्फिगस वल्गैरिस के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डेस्मोसोम के अगेंस्ट बनती है। नेक्स्ट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट आगे न्यूट्रोफिल्स को बुला देते हैं। और इसका जो टिपिकल प्रोटोटाइप रिएक्शन है दिस इज़ कॉल्ड सीरम सिकनेस। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ फॉरेन प्रोटीन्स के खिलाफ बनी है और 1 से लेकर 2 हफ्ते के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लीमेंट को बुलाएगा, कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रोफिल्स को बुलाएंगे, और चूँकि कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्स का लेवल कम हो जाएगा। टिपिकल एग्जांपल इस जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होते हैं लाइक SLE हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, PSG and IgA वास्कुलाइटिस। जो प्रोटोटाइप रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है दिस इज़ द सीरम सिकनेस। जो सीरम सिकनेस होता है उसमें पेशेंट में फीवर, उर्टिकेरियल रैश, आर्थ्रल्जिया, प्रोटीन यूरिया, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। टाइम फ्रेम रट्टा मार लेना 1 से लेकर 2 हफ्ते के बाद। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये कुछ ड्रग्स के साथ भी देखने को मिल सकता है लाइक इन्फ्लिक्सिमाब हो गया, एंटीटॉक्सिन्स, एंटीवीनम्स, कुछ वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स हो गया। अब आर्थरस रिएक्शन क्या होता है? आर्थरस रिएक्शन में ये होता है कि जब भी आप स्किन के अंदर कोई एंटीजन डालते हो तो स्किन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बूस्टर वैक्सीनेशन दिया है, उसके अगेंस्ट जो स्किन के अंदर रिएक्शन होगा दिस इज़ कॉल्ड आर्थरस रिएक्शन। स्किन के अंदर एडिमा, फिब्रिनाइट, नेक्रोसिस हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट होकर कम हो जाएंगे। टाइप 4 के अंदर डिलेड है, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, T सेल मीडिएटेड है, CD8 या CD4। CD8 डायरेक्टली टारगेट सेल को किल कर देते हैं, CD4 साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, हमारे हेल्पर T सेल्स होते हैं। सही हो गया, क्लियर। अब इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है उसका निमोनिक है 4 Ts। फॉर एग्जांपल इसमें T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, CD8, CD4, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। लेकिन रट्टा मारना कि जो हाइपर एक्यूट है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन जो बाकी जो एक्यूट हो गया, एक्यूट, क्रोनिक, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ये सारे के सारे टाइप 4 होते हैं। सही है। इसके अलावा
टीबी का जो स्किन टेस्ट है, पीपीडी टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मान टेस्ट बोलते हैं, सारे वही टेस्ट हैं, या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कैंडिडा का स्किन टेस्ट करवाते हैं, ये सारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। सही हो गया। इसके बाद एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हिमोलिटिक सेल टूट रही है तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर आपने गलत खून लगा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, हिमोलिसिस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। तो दिस इज़ अ एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या विद इन 24 आवर्स, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है। इसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस देखने को मिलती है। पेशेंट में फीवर, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक चीज़ है वो फ्लैंक पेन होगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, क्योंकि जब भी इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगी तो हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रिन यूरिया देखने को मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है तो जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके बाद हम कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड ब्रूटोन्स ए गैमा ग्लोबिनीमिया। तो ये इम्यूनोडेफिशिएंसी है। एक बात रट्टा मार लेना, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, बी सेल डिसऑर्डर है, टी सेल डिसऑर्डर है, मिक्स्ड BNT है, और कुछ फेगोसिटिक डिसफंक्शन वाले डिजीज़ आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो बी सेल डिसऑर्डर है उसका निमोनिक है ABC। क्लियर। क्या है ABC? ए से आपका IgA डेफिशिएंसी, बी से ब्रूटॉन्स और सी से कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाएगा। क्लियर। ठीक हो गया। जो आपका टी सेल डिसऑर्डर है उसका निमोनिक है CAT। सी से क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, A फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम, I फॉर इंटरल्यूकिन 12 और T फॉर थाइमिक एप्लेजिया। और कुछ में दोनों आ जाते हैं, लाइक सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक हो गया। इसका निमोनिक है वाश। ठीक हो गया। W से विस्कॉट एल्ड्रिच, A से एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, और मैंने एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया का बताया था कि नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर का मैंने बताया था। S से सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, और H फॉर हाइपर IgM सिंड्रोम। सही हो गया। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना। और लास्ट में आपका फेगोसिटिक है तो उसमें आपने रट्टा मारना है LCC, रट्टा मार लो, ल्यूकोसाइट एडियन डिफेक्ट, चियाटिक हिगाशी सिंड्रोम और क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीजेस। ठीक हो गया। अब इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात रट्टा मार लेना कि जब भी बी सेल्स का डिसऑर्डर होगा तो पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो गए, और अगर टी सेल डिसऑर्डर है तो पेशेंट में वायरस और पैरासिटिक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो गए। तो ये आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब ब्रूटॉन्स का कैसे पढ़ना है। अब देखो, ब्रूटॉन्स में और कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी में दोनों में साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन हो गए, लेकिन रट्टा मारना कि ब्रूटॉन्स में 6 महीनों के बाद इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फेंटाइल पीरियड में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले 6 महीने में तो IgG एंटीबॉडीज़ होती है। क्लियर। तो अगर इन्फेक्शन आपको 6 महीनों के बाद देखने को मिले, विद इन 6 मंथ नहीं, 6 मंथ के बाद, क्योंकि पहले 6 महीने में मैटरनल IgG एंटीबॉडीज़ होती है, वो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन 6 महीने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, और ख़ास तौर पर अगर आप पेरिफेरल ब्लड करवाते हो उसमें बी सेल्स नहीं है, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम है, और आपके जो लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स हैं वो डेवलप ही नहीं किए गए, तो ये आपने ब्रूटॉन्स की तरफ जाना है। ठीक हो गया कि कोई आपका जो प्राइमरी फॉलिकल्स और जर्मिनल सेंटर्स कुछ भी डेवलप नहीं किया, तो दिस इज़ ब्रूटॉन्स। लेकिन जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है उसमें बी सेल्स तो होते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनकी बी सेल की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती, और ये जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी प्यूबर्टी के बाद प्रेजेंट करती होती है, और इसमें आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस भी देखने को मिलते हैं। अब जो IgA डेफिशिएंसी है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसके अंदर सिर्फ IgA की कमी होती है। अब रट्टा मारना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगा, एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन। नंबर 2 आपको एटोपी एलर्जिक डिजीजेस देखने को मिलेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज,
और एयरवे और जीआई इन्फेक्शन। वाई? बिकॉज आईजीए आपकी सिक्रीशंस में होती है और साथ में आपको जियार्डियासिस भी देखने को मिलेगा। अब इन पेशेंट में चूँकि आईजीए की डेफिशिएंसी है, दैट इज़ वाई अगर आप सिलिक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो उसमें तो आईजीए के लेवल्स मिलेंगे नहीं, तो आपने आईजीजी के लेवल्स करवाने हैं। इसके अलावा आपने सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक हो गया। सिलिक डिजीज़ फॉल्स नेगेटिव होगा कि हालांकि सिलिक डिजीज़ है लेकिन आईजीए एंटीबॉडी नहीं है, और प्रेगनेंसी नहीं थी लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब जो थाइमिक एप्लेजिया है उसमें कैच 22 रट्टा मारना, सी से कार्डिक डिफेक्ट जिसमें कोनोट्रंकल इन टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये रट्टा मार लेना, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो डाई जॉर्ज में टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है, जबकि टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज सीन इन केस ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। तो क्लियर? ठीक हो गया। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में आपको देखने को मिलता है टीजीए। ए से क्या होगा? एबनॉर्मल फेसिस। टी से थाइमिक एप्लेजिया। जब भी थाइमस नहीं होगा, टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो आपको वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गए। सी फॉर क्लेफ्ट लिप पैलेट, एच फॉर हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से टेटनी होती है। थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच डेवलप नहीं कर पाती। अब डाइजॉर्ज सिंड्रोम में थाइमिक, पैराथायराइड, कार्डिक डिफेक्ट होते हैं, जबकि वेलो कार्डियोफेशियल, नाम पे फोकस करो, कार्डियो मतलब कार्डिक डिफेक्ट हो गए, फेशियल डिफेक्ट हो गए, वेलो पैलेट को बोलते हैं, तो पैलेट के डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको थाइमस का शेडो ही नहीं मिलेगा जो कि बच्चों में होता है। और अगर आपको ये वाली फाइंडिंग कि अगर थाइमस का शेडो ना मिले और साथ में फॉलिकल्स भी ना मिले, ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर दूँ कि थाइमस का शेडो भी ना मिले और जर्मिनल सेंटर भी ना मिले लिम्फ नोड बायोप्सी में, और टी सेल्स भी ना मिले फ्लो साइटोमेट्री में, मतलब ब्रूटोन और डाइजॉर्ज इन दोनों को मिला दूँ तो बन जाएगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। जो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है इसमें इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर डिफेक्ट होता है। अब जो इंटरल्यूकिन 2 होता है ये वो इंटरल्यूकिन है जो बाकी सारे सेल्स की ग्रोथ करवाता है, बाकी सारे टी सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है। नंबर 2 एडिनोसिन डी-अमाइनेज डेफिशिएंसी होती है। ये वो एंजाइम है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये वो एंजाइम है एडिनोसिन डी-अमाइनेज। अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे। जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, असल में क्या होगा? एडिनोसिन डी-अमाइनेज करता क्या है? ठीक है, ये वो एंजाइम है जो कि एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन को तोड़ता होता है। जब एंजाइम नहीं होगा तो एटीपी ज़्यादा हो गए। जब एटीपी ज़्यादा होगी तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा एटीपी। जब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो गया तो डीएनए के प्रीकर्सर नहीं बनेंगे। जब डीएनए नहीं बनेगा, लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा। या फिर रैग म्यूटेशन है जिसकी वजह से वेरिएबल रीजन की रिकम्बिनेशन डिफेक्ट होगा। अब ये लिखा हुआ है इधर, क्लियर? मतलब अगर आपने एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करनी है, मतलब इतने सारे आपने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है, डाइवर्सिटी, एंटीजन इंडिपेंडेंट, तो आपने क्या करवाना है? रैग जीन को इन्वॉल्व करना है जो कि वेरिएबल रीजन में जो लाइट चेन है या हैवी चेन है उनकी क्या करवाएगा? उनकी रैंडम रिकम्बिनेशन की वजह से एंटीबॉडी डाइवर्सिटी करवाएगा। जब ये रैग की म्यूटेशन है तो एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही हो गया, क्लियर? इसके बाद एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया जिसका मैंने बताया था नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर, तो उसमें एटीएम जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से क्या होगा? वंस अगेन जो डीएनए का रिपेयर है वो नहीं हो पाएगा, डीएनए डैमेज डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाएगा, सेल साइकिल आगे चल नहीं पाएगी। तो इसमें क्या होगा? एटीएम, ए से टैक्सिया, 3 ये रट्टा मारना, एटेक्सिया, ए से स्पाइडर एंजियोमास, टेलेंजेक्टेसियास हो गई और आईजीए डेफिशिएंसी हो गई जो मैंने यहाँ बताई थी। क्लियर? ठीक हो गया। और इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल्स बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाती है, लिम्फोपीनिया, सेरिबेलर एट्रोफी होती है जिसकी वजह से एटेक्सिया होता है और पेशेंट में कैंसर्स हो जाती है। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, इसमें CD40 लाइगेंड की डिफेक्ट होता है। एक बार रट्टा मारना, ये जो CD40 है ये कहाँ पड़ा होता है? CD40 पड़ा था आपके, जो CD40 लाइगेंड है ये हेल्पर टी सेल्स के ऊपर पड़ा होता है, जबकि बी सेल्स के ऊपर CD40 होती है। CD40 बी सेल्स के ऊपर जब बाइंड करता है CD4 लाइगेंड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडी की स्विचिंग होती है, एंटीबॉडी की क्लास स्विचिंग होती है। सही हो गया,
मतलब आइसोटाइप स्विचिंग होती है, और आइसोटाइप स्विचिंग कराने के लिए CD40 और CD40 लाइगेंड चाहिए। अगर CD40 लाइगेंड नहीं होगा तो क्या होगा, जो सबसे पहली एंटीबॉडी बनती है वो IgM या IgD बनती है, वो फिर IgA, E और G में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अब इनकी कन्वर्जन के लिए डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रट्टा मारना कि जो E और G होती है उसकी स्विचिंग के लिए क्या चाहिए आपको, इंटरल्यूकिन 4 चाहिए, 4 बैग रट्टा मारना, बैग फॉर हेल्प। जबकि इंटरल्यूकिन 5 के लिए बाई रट्टा मारना, B सेल्स की ग्रोथ, A से आपका IgA की स्विचिंग और E से eosinophils, ये रट्टा मार लेना, सही है। तो इसमें IgM ज़्यादा होगी लेकिन बाकी सारी एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो इसमें भी आपको पायोजेनिक इन्फेक्शंस और नीमोसिस्टस इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद विस्कॉट एल्ड्रेट सिंड्रोम है, इसमें वैस प्रोटीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। जब ये प्रोटीन डेफिशिएंट होती है ना, वैस प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, तो जो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिन साइटोस्केलेटन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, मतलब एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक बात रट्टा मार लेना कि इसमें से जो कुछ ही डिजीज़ है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। विस्कॉट एल्ड्रिच, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सही हो गया। और ब्रूटॉन्स वाला ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्लियर। अब विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में पेशेंट में वेटर होगा, W से विस्कॉट, A से एल्ड्रिच, T से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, E से एक्जिमा और R से रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे और प्लेटलेट्स छोटे छोटे प्लेटलेट्स हो गए। इसके बाद ल्यूकोसाइट एडिशन डिफेक्ट है जिसमें LFA इंटेग्रिन CD11 और 18 उनका डिफेक्ट होगा। ल्यूकोसाइट की एडिशंस नहीं हो पाएगी और जब एडिशन नहीं हो पाएगी तो माइग्रेशन भी नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होगा, LAD, L से लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, मोर देन 30 डेज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। नंबर 2, A से एब्सेंट पस, न्यूट्रोफिल्स टिश्यू में नहीं आ रहे तो पस नहीं होगी और न्यूट्रोफिल डिसफंक्शनल हो गए। इसके बाद चियाटिक हिगाशी सिंड्रोम है, उसमें क्या होगा, लिस्ट प्रोटीन की डिफेक्ट होगा। जब लिस्ट डिफेक्टिव होगी तो क्या होगा, फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा। जब फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा तो फिर फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी। पेशेंट में क्या होगा, प्लेन निमोनिक इज प्लेन, P से प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन, L से लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, A फॉर एल्बिनिज्म कि उनका जो कलर होगा वाइट सा होगा, सिल्वर ग्रे हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शंस और न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हो गए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर, सारे के सारे सेल्स कम हो जाएंगे। अब इसमें लाइटर स्किन होगी। स्किन लाइट क्यों होगी, क्योंकि जो मेलानोसोम्स होते हैं मेलानिन की फॉर्मेशन वाले, उनको फेगोलाइसोसोम की ज़रूरत होती है। जब वो नहीं होगा तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। इसमें NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी लाइक सुपर ऑक्साइड, और रिस्पायरेटरी बर्स्ट कम हो जाएगा। अब इसमें कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल स्टेफ ऑरियस हो गया, एस्परजिलस हो गया। अब इसकी डायग्नोसिस करने एब्नॉर्मल डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री में, जिसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो जाती है। और स्क्रीनिंग के लिए नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लू नहीं हो पाएगा। तो एक बात रट्टा मार लेना, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम स्क्रीनिंग के लिए कि ब्लू नहीं हो पाया। और डाईहाइड्रोरोडामीन टेस्ट, ये फ्लो साइटोमेट्री में चेक करते हैं, उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो जाती है। इंटरल्यूकिन 12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, रट्टा मारना कि जो इंटरल्यूकिन 12 है वो करता क्या है। इंटरल्यूकिन 12 ये वो है जो कि T सेल्स को हेल्पर T सेल में डिफ्रेंशिएट करवाता है, ठीक हो गया, ठीक है। एंड इट आल्सो एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स। तो जब TH1 सेल्स कम हो जाएंगे तो वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कौन सा साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरॉन गैमा। जब इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ग्रानुलोमा नहीं बनेगा। जब आप BCG वैक्सीनेशन दोगे तो बंदे को TB हो जाएगा, इंटरफेरॉन गैमा कम हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टिबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस कि TB के डिजीज़ बढ़ गए हैं। इसके बाद हाइपर IgE सिंड्रोम, इसमें TH17 की डेफिशिएंसी होती है। अब इंटरल्यूकिन 17 करता क्या है, इंटरल्यूकिन 17 का रोल शायद यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, लेट मी टेल यू कि जो इंटरल्यूकिन नहीं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अच्छा ये चलो यहीं पे कर लेते हैं। इंटरल्यूकिन इसमें क्या होगा, इसको जॉब सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि STAT3 की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से TH17 सेल्स कम हो जाती है। जो TH17 होते हैं ना, आई थिंक ये रहा TH17, ठीक है,
TH17 सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो कि इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं और इंटरल्यूकिन 17 न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं। तो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस नहीं हो पाएगी। जब न्यूट्रोफिल नहीं आएंगे तो कोल्ड एब्सेस होगी और पेशेंट में क्या होगा, एब्सेस होगी। ABCD होगा, A से एब्सेस, B से बेबी तीत हो गए, C से कोर्स फेसिस, D से डर्माटोलॉजिकल एक्जिमा, रट्टा मारना एक्जिमा, विस्कोट एल्ट्रेस सिंड्रोम में भी था और IgE के लेवल्स बढ़ जाते हैं और बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका निमोनिक है कि ABCDEF करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब लेनी है फ़ौरन। A से एब्सेस जो कि कोल्ड एब्सेस होती है, B से बेबी तीत, C से कोर्स फेसिस, D से डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्जिमा, E से IgE बढ़ जाती है, F से फ्रैक्चर्स फ्रॉम माइनर ट्रॉमा और इसमें IgE और eosinophils के लेवल बढ़ जाते हैं। रट्टा मारना IgE के लिए कौन सा इंटरल्यूकिन चाहिए, इंटरल्यूकिन 4 और eosinophils के लिए इंटरल्यूकिन 5। क्लियर। तो लास्ट है क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। तो इसमें ऑटोइम्यून रेगुलेटर प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से कैंडिडियासिस आपको देखने को मिलता है। परसिस्टेंट नॉन इन्वेजिव कैंडिडा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया, क्लियर। और जब आप कैंडिडा एंटीजन को ग्रो करवाते हैं, असल में होता यह है कि इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एब्सेंट हो जाती है अगेंस्ट द कैंडिडा। दैट इज़ वाई अगर आप कैंडिडा एंटीजन को ग्रो करोगे तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एब्सेंट क्यूटेनियस रिएक्शन टू द कैंडिडा एंटीजन, कि कैंडिडा का एंटीजन दोगे उसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं बनने वाली। दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। ठीक हो गया, क्लियर। और अगर FOXP3 इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, दिस इज कॉल्ड आईपेक्स, इम्यून डिसरेगुलेशन, पॉली एंडोक्राइनोपैथी, एंटीरोपैथी, एक्सीडेंट। और अगर AERE ऑटोइम्यून रेगुलेटर प्रोटीन जो कि थाइमिक मेडुला में होती है, नेगेटिव सिलेक्शन करती है। सही हो गया। अगर ये डेफिशिएंट होगी तो पेशेंट में ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम हो जाएगा, लाइक APS हो जाएगा। APS में क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन। मतलब विदाउट एयर योर बॉडी विल चार। C से क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, H से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, A से एड्रिनल इंसफिशिएंसी, R से रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन। ईयर के मसले की वजह से होता है जो कि थाइमिक मेडुला में होती है। तो ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी यहाँ से कर लेते हैं। ब्रूटॉन्स में क्या होता है, ब्रूटॉन टायरोसिन काइनेज के डिफेक्ट होता है। B सेल्स मेच्योर नहीं हो पाते, मेच्योर नहीं हो गए तो B सेल्स एब्सेंट हो जाएंगे, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होती है। डाइजॉर्ज में 22q11 माइक्रो डिलेशन सिंड्रोम है, 3rd और 4th फेरेंशियल पाउचेस डेवलप नहीं कर पाती। कैच 22 रट्टा मारना। हाइपर IgM सिंड्रोम में डिफेक्टिव CD40 लाइगेंड होते हैं ऑन TH सेल्स, जिसकी वजह से क्लास स्विचिंग नहीं हो पाएगी, IgM के लेवल्स बढ़ जाते होते हैं। ल्यूकोसाइड एडिएन डिफेक्ट में CD18 LFA इंटेग्रिन की डेफिशिएंसी होती है। माइग्रेशन और कीमोटैक्सिस एब्सेंट होती है। चियाडिक हिगाशी में लिस्ट की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल काम नहीं करती, फेगोलाइसोसोम नहीं बनेगा। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ROS नहीं बनेंगे, रिस्पायरेटरी बर्स्ट कम हो जाएगा। कैंडिडा इन्फेक्शन इन इम्यूनोडेफिशिएंसी। सिस्टेमिक इन्फेक्शन कैंडिडा का जब होगा जब ग्रैनुलोसाइट कम हो जाएंगे, और लोकल कब होगा जब T सेल्स कम हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लाइक स्टेफोरियस, सिरेशिया, बर्कोल्डोरिया, सिपेसिया, बिकॉज ये कैटलेस पॉजिटिव होते हैं। ये H2O2 को कैटलेस एंजाइम से तोड़ देते हैं इससे पहले कि वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए बाय द माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें जो डोनर के जो T सेल्स होते हैं, डोनर के जो T सेल्स होते हैं वो होस्ट के सेल को अटैक करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट में मैक्युलोपैपुलर रैश, जॉन्डिस वगैरह, हेपेटोमेगाली, डायरिया, ये चीज़ें देखने को मिलती है।